नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, जो जितना पढ़ता है, जो जितना मेहनत करता है, उसका कद उतना ही बढ़ता है। वो तो आप जानती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो जितना पढ़ेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, उसका कद उतना ही ऊंचा जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आज का अपना टॉपिक रहेगा, एक तो रहेगा रक्तदाब क्या होता है और रक्त वाहिनिकाएं कौन कौन सी है, और ब्लड टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रक्त दाब की। तो आपको पता होगा, हमारे शरीर में जो रक्त वाहिकाएं होती है वो दो होती हैं। रक्त वाहिकाएं कितनी होती है? दो होती है। एक आपकी रक्त वाहिका, एक आपकी रक्त वाहिकाएं होगी धमनी। धमनी में आपको पता होगा कि जो आपका शुद्ध रक्त होता है, उसको ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किसका होता है? धमनी का। और एक आपकी होती है शिरा। इसका कार्य होता है अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाने का काम होती है। अब ये रक्त वाहिनिकाएं होती है। रक्त वाहिनिकाओं में जो आपका रक्त प्रवाहित होता है, वो रक्त इन वाहिनिकाओं की दीवारों के ऊपर जो दाब डालता है, उसी को क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। आपकी रक्त वाहिनिकाएं कितनी है? दो मुख्य, तो दो ही है अपनी। एक धमनी है। ये धमनी क्या करती है? हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने काम करती है। जो ये आपकी शिरा होती है, ये शिरा अशुद्ध रक्त को या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाने का काम करती है। जो इन रक्त वाहिनिकाओं में जो रक्त बहता है, वो उन रक्त के द्वारा, जब दाब ज्यादा बढ़ जाता है तो उन रक्त के द्वारा उनकी दीवारों के ऊपर जो दाब डालता है, उसी को क्या कहते हैं? हम लोग रक्त दाब कहते हैं। इसकी भाषा आप देख सकते हो, भाषा दे रखी है रक्त वाहिनिकाओं में बहते रक्त द्वारा वाहिनिकाओं की दीवारों पर डाले गए दाब को हम क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। रक्त के द्वारा उसकी दीवारों के ऊपर डाले गए दाब को क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये दाब होता है वो शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। अधिक होने का कारण होता है कि वो शिराओं की तुलना में अंदर से संकरी होती है। अब वो शिरा की जो इसकी दीवारें मोटी जरूर होती है, लेकिन अंदर से संकरी होती है। जो गुहा है अंदर, वो पतली है, इसकी गुहा मोटी होती है, जिसके कारण इस प्रकार जो अधिक दाब होता है वो किसका होता है? धमनियों में अधिक दाब लगता है। कौन सा? रक्त दाब की बात करते हैं। जो रक्त प्रवाहित होता है, उस रक्त के द्वारा दीवारों पर ज्यादा दाब लगता है, तो अधिक रक्त दाब हो जाएगा। अब क्या हो गया? पहला परिभाषा रक्त दाब की, रक्त वाहिनिकाओं में बहते रक्त द्वारा उनकी रक्त वाहिनिकाओं के दीवारों पर डाले गए दाब को क्या कहते हैं? रक्त दाब कहते हैं। ये दाब होता है वो शिराओं की अपेक्षा धमनियों पर क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। इसके बाद में आगे देखो आप, एक आपका होता है परकुंचन दाब। नाम आपने सुना होगा, परकुंचन दाब। और एक आपका होता है अनुशीतलन दाब। ये दोनों दाब होते हैं वो नील्य के परकुंचन या संकुचन बोल सकते हैं, उसके कारण या नील्य के अनुशीतलन के कारण ये दाब उत्पन्न होते हैं। आपको यदि पूछे कि परकुंचन दाब क्या होता है, अनुशीतलन दाब क्या होता है, तो इसकी एकदम सरल सी परिभाषा देखो। धमनी के अंदर, पहले परकुंचन, धमनी के अंदर रक्त का दाब नील्य परकुंचन के दौरान, अब धमनी के अंदर रक्त का जो दाब है नील्य परकुंचन होगा, उस समय जो आपका दाब होगा वो कौन सा होगा? परकुंचन दाब होगा। नील्य का परकुंचन होना चाहिए धमनी में दाब लगने के कारण, और धमनी में नील्य परकुंचन के दौरान जो धमनी में दाब लगेगा उसी को अपना क्या कहेंगे? परकुंचन दाब कहेंगे। और अनुशीतलन दाब किसे बोलेंगे? वो सेम ही है। नील्य अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर जो दाब होगा वो कौन सा दाब हो जाएगा? अनुशीतलन दाब। जब नील्य का अनुशीतलन होगा तो अनुशीतलन दाब उत्पन्न होगा, और जब नील्य का परकुंचन होगा तो आपका कौन सा दाब हो जाएगा? परकुंचन दाब हो जाएगा। इसके बारे में आप जानते होंगे, रक्त दाब को किससे मापते हैं? स्पाइगनोमेनोमीटर से, या रक्त दाब मापी से, दोनों नाम काम ले सकते हैं। रक्त दाब को स्पाइगनोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है, या रक्त दाब मापी द्वारा माप सकते हैं। कहीं के नाम रक्तचाप भी आते हैं। किसी व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब या रक्तचाप कितना होता है आपसे यदि पूछ ले, तो सामान्य व्यक्ति का बात होता है वो 120/80 mmHg होता है। आपको राइट आंसर सीधा ऐसे मिलता है 120/80। कितना होता है? 120/80 होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब बोल सकते हैं, रक्तचाप बोल सकते हैं। इसको स्पाइगनोमेनोमीटर या रक्तदाब मापी द्वारा हम लोग मापते हैं। अब बात करते हैं रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाओं की चर्चा हम लोग कर चुके हैं वैसे भी।
रुधिर वाहिकाओं की एक तो आपकी होती है धमनी। रुधिर वाहिकाओं की बात करते हैं, एक तो धमनी। धमनी के बारे में मैंने आपको बता दिया। धमनी जो रक्त वाहिकाएं होती है वो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसा नहीं कि एक ही रक्त वाहिकाएं होती है, बहुत सारी छोटी छोटी, एक पहले बड़ी महाधमनी होती है, उस महाधमनी से बहुत सारी छोटी छोटी धमनियां जुड़ी होती है जो शरीर के विभिन्न भागों तक फैली होती है। तो ये रक्त धमनी की बात करें, वह रक्त वाहिका जो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है, उसे कहते हैं धमनी। उसे क्या कहते हैं? अपना धमनी कहते हैं। और शीरा की उल्टी हो जाएगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त या अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाने का काम करती है। धमनी तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाने का काम करती है। तो देखो शीरा की बात करें तो वह रक्त वाहिका जो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाने का काम करेगी, वो धमनी होती है, वो तो आपके ले जाने का काम करती है, जबकि ये शीरा होती है वो अशुद्ध रक्त को लाने का काम करती है। शरीर में अनेक सारी एक महाशिरा होती है, उस महाशिरा से अनेक सारी जो शिराएं जुड़ी होती है, जो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है उसको हृदय तक लाएगी, हृदय से रक्त जाएगा फेफड़ों में, वहाँ पर शुद्धिकरण होगा, वापस हृदय में आएगा, वहाँ से शुद्ध रक्त को अपना वापस शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हृदय में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है, एक बार तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का और एक बार ऑक्सीजन युक्त रक्त का। अब हम बात करेंगे शीरा व धमनी में अंतर। कम से कम अपने को दो अंतर तो पता होना चाहिए। मैंने तो इसमें बहुत सारे अंतर दे रखे हैं, यदि आपको कम दिखाई दे रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसके अनुसार आप नोट कर सकते हो। हम लोग अपना टॉपिक है शीरा व धमनी में अंतर। शीरा भी रक्त वाहिकाएं हैं, धमनी भी रक्त वाहिकाएं हैं, दोनों में अंतर क्या है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो मेरी कम थोड़ा सा मैं डाउनलोड किया, थोड़ी कम MB की थी, KB में थी, इसीलिए आपको यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, उसके अनुसार आप सुन लेना। पहला क्या देगा? शीरा की विशेषता। इधर आपने शीरा लिखी हुई है, इधर आपकी क्या लिखी हुई है? धमनी लिखी हुई है। अब इसमें ये देखो पहला पॉइंट दे रखा है, यह शरीर के अंगों उत्कों से रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। मैंने आपको बताई है ये शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक ले जाने का काम करती है, और ये हृदय से वापस अंगों की ओर ले जाती है। उल्टा हो गया इसका। इसकी जो अंदर की गुहा होती है, मैंने अभी बताया था इसकी गुहा चौड़ी होती है, इसी कारण इसमें रक्त दाब का मान कम होता है। इसकी अंदर की जो गुहा होती है वो संकरी होती है, संकरी, जिसके कारण इसका रक्त दाब होता है इसका अधिक होता है, शीरा की तुलना में अधिक होता है। तीसरा है इनकी दीवारें पतली और लोचेदार होती है। इनकी दीवार जो होती है पतली, बाहर से जो दीवार है वो उनकी पतली होती है, और इनकी दीवारें होती है वो मोटी और लचीली होती है और वैसी होती है इनके साथ। इसकी दीवारें दीवारों की बात की, गुहा की बात नहीं की। दीवारें इनकी पतली होती है, इनकी दीवारें क्या होती है? मोटी होती है। तीन अंतर बता दिए। यह शुद्ध रक्त को विभिन्न भागों से हृदय तक लाती है, ये ले जाती है। इसकी गुहा अंदर से चौड़ी होती है, इनकी संकरी होती है। इनकी जो दीवारें वो पतली होती है, इनकी दीवारें क्या होती है? मोटी, लचीली और वैसी होती है। आगे देखो 4 नंबर अंतर अपना क्या है? 14 नंबर देखो वहाँ पे, ये जो प्राय होती है वो अंगों में बाहर की ओर होती है, मतलब जो आपके शरीर में जो अंग होते हैं उन अंगों से बाहर की तरफ होती है ज्यादातर। जैसे आपके बाहर जो रक्त वाहिकाएं दिखाई दे रही है, जिनका कलर लगभग नीला बैंगनी कलर दिखाई दे रहा है, वो आपकी होती है शीराएं। और ये प्राय अंगों के अंदर की ओर स्थित होती है। लगभग जो भी अंग है, जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, उनके शरीर के अंगों के अंदर ज्यादा ये होती है। उसके बाद में होती है इनका रंग होता है वो लगभग नीला बैंगनी रंग की होती है, लाल भी होता है वैसे, लेकिन नीले बैंगनी रंग की ज्यादा होती है। और इनका जो रंग होता है वो गुलाबी या लाल होता है। जो आपके शरीर में बाहर की तरफ जो रक्त वाहिकाएं दिखाई दे रही है नीले रंग की, ये आपकी शीराएं होती है। जो अंदर शरीर के दूसरे अंगों में स्थित होती है वो आपकी क्या होती है? धमनियां होती है। इसके बाद इसमें कपाट पाए जाते हैं, इसमें कपाट नहीं पाए जाते। रुधिर बहने की गति इसमें धीमे होती है, क्योंकि रक्त दाब कम होता है तो धीमे होगी। इसमें रुधिर अत्यधिक दाब के साथ तेजी से बहता है, क्योंकि इसमें रक्त दाब का मान ज्यादा होता है। एक तो ये पतली होती दीवारें, वो पतली नहीं होती तो मोटी होती है, आराम से बह सकते हैं उसमें। इनकी दीवारें पतली होती है, इसके कारण वो चिपक जाती है। दीवारें पतली होती है तो चिपक जाती है, लेकिन इसकी दीवारें तो मोटी होती है, जिसके कारण आपस में चिपकती नहीं। दीवारें पतली होती है, खून भी उसके अंदर रक्त भी कम प्रवाहित होता है तो आपस में चिपकती है, लेकिन इसकी दीवारें मोटी होती है। दीवारें खुद मोटी होगी तो चिपकेगी नहीं, लचीली होती है, पेशी होती है तो चिपकती नहीं। ये था अपना किसका? धमनी और शीरा का। आपको 2 अंतर याद करें, मैंने इसमें बहुत अंतर 8 अंतर बता दिया आपको। कितने याद करने? परीक्षा में 2 से ज्यादा आपने नहीं पूछे जाते कभी भी। आगे देखो अपना, ये लो बात करते हैं प्लेटलेट।
प्लेलिस्ट मैंने आपको बताया था कि रक्त के आपके दो भाग किए गए हैं। रक्त में एक तो आपकी होती है ठोस रूप कणिकाएं, एक आपकी होती है कणिकाएं, एक आपकी कणिकाएं होती है। 2 नंबर भाग होते हैं प्लेट, 2 नंबर होता है आपका प्लाज्मा। रक्त को दो भागों में ठोस रूप में कणिका में बांटा है, ये आपका ठोस रूप है, ठोस रूप में बांटा है कणिका में, और द्रव रूप में किसमें बांटा था, प्लाज्मा। अब जो कणिकाएं होती है वो 3 होती है, एक होती है आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, और दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी सफेद रुधिर कणिकाएं, और तीसरी आपकी कौन सी होती है, ये प्लेटलेट होती है। आज हम इसके बारे में पढ़े। आरबीसी के बारे में आपको बता देता हूँ, इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। और डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, जो डब्ल्यूबीसी सफेद रुधिर कणिकाएं होती हैं उनको सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। हम पढ़ेंगे आज प्लेटलेट का अनुरक्षण। प्लेटलेट जो रक्त वाहिका होती है, रक्त का भाग है, ये क्या करती है, हमारे शरीर में मान लो चोट लग जाती है या कोई घाव हो जाता है जिसके कारण आपके शरीर से रक्त प्रवाहित होने लग जाता है। अब जो शरीर से ज़्यादा रक्त बाहर निकलता है या रक्त का ज़्यादा स्राव होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनमें जो ये कणिकाएं होती है ये रक्त का थक्का बनने का कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनना, जिससे ताकि शरीर से रक्त बाहर प्रवाहित न हो। तो देखो प्लेटलेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्लेटलेट रक्त का एक भाग है, मैंने बता दिया, कणिकाओं का एक भाग है जिसको प्लेटलेट बोलते हैं, जो खून का थक्का बनाने में सहायक होती है। इसका मेन कार्य यही है, रक्त का थक्का बनना या खून का थक्का बनना। कोई चोट लगने पर होने वाले रक्त स्राव को रोकती है, और इसे थर्मोपोसाइट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम थर्मोपोसाइट से है या प्लेटलेट है। थर्मोपोसाइट भी बोल सकते हैं और प्लेटलेट भी बोल सकते हैं। इसका मुख्य कार्य है खून का थक्का बनना। थक्का कब बनता है, जब कोई व्यक्ति को चोट लग जाती है, उसका रक्त स्राव होता है। वो आपको पता है कि रक्त स्राव रुकेगा नहीं, शरीर से रक्त ज़्यादा प्रभावित हो जाता है तो उस व्यक्ति में जो रक्त शरीर से ज़्यादा बाहर निकलने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसी वजह से जब भी व्यक्ति को चोट लगती है थोड़ी देर बाद में उसका रक्त बहना बंद हो जाता है। उसका कारण होता है ये प्लेटलेट रक्त कणिकाएं। ये वह रक्त कणिकाएं हैं जो रक्त में थक्का बनाने का कार्य करती है। रक्त में क्या काम करती है, रक्त को रोकने का कार्य करती है, रक्त स्राव को रोकने का कार्य करती है। तो आगे देखते हैं अगला टॉपिक, थोड़ा सा और है लसिका। अब सोचोगे लसिका, रक्त आपके लिए याद है तो रक्त के अंदर जो द्रव पदार्थ होता है उसी को लसिका बोलते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा ध्यान से सुनना कैसे दे रखी है, किसी भौतिक किसी रासायनिक प्रक्रिया के कारण वो रक्त के अंदर से जो द्रव होता है वो कैसे से सनकर थोड़ा बाहर आ जाता है, उसी को लसिका बोलते हैं। परिभाषा देख लो, पहले भाषा पढ़ते हैं। देखो, जब रुधिर कोशिकाओं में होकर बहता है, तो रुधिर तो पूरे शरीर में बहता है, तो कोशिकाओं में जब बहता है ना, तो उसका द्रव भाग बोले तो उसको रुधिर रस भी बोल सकते हैं। रक्त में पूरा वैसे द्रव भाग होता है, लेकिन द्रव भाग तो थोड़ा सा और उसमें महीन कण होते हैं। कुछ भौतिक हो सकते हैं या रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण वो कोशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर चला जाता है, बाहर जाता है, और बाहर निकला हुआ यही रुधिर का जो रस होता है उसी को क्या बोलते हैं, लसिका कहते हैं। बात ध्यान रखना, रुधिर का जो रस है, जो किसी शारीरिक प्रतिक्रिया हो सकती है, कोई भौतिक प्रक्रिया हो सकती है, कोई रासायनिक प्रक्रिया हो सकती है। रक्त में जो द्रव पदार्थ होता है, रुधिर रस होता है, उन कोशिकाओं से छनकर बाहर आ जाता है। उसी बाहर निकले उन कोशिकाओं से बाहर निकले रस को क्या बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लसिका। वैसे है रक्त ही, लेकिन वो छनकर थोड़ा किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बाहर आ गया। इसका कार्य क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। लसिका हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करती है, तो देख लो आप लसिका की क्या कार्य है। पहला है, ये शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से रक्षा करने का काम करती है। शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी होती है, उनको रक्षा करने में किसकी भूमिका होती है, लसिका की। दूसरा है, शरीर में द्रव्य के स्तर को बनाए रखने का काम करती है, क्योंकि ये एक रुधिर रस या द्रव पदार्थ होता है जो शरीर में द्रव्य के स्तर को बनाए रखने का काम करती है। और तीसरा है, पाचन तंत्र में जो आपकी वर्षा होती है उसको अवशोषित करने में, क्योंकि ज़्यादा वर्षा आपके मोटापे का कारण होते हैं, उन वर्षा को अवशोषित करने का काम कौन करता है, लसिका। और चौथा है आपका, शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का भी कार्य करती है। वैसे ये काम तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम तो उत्सर्जन तंत्र का होता है, लेकिन इसकी भी साथ में भूमिका होती है। शरीर में जो आपके जहरीले और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य होता है। पहला हो गया आपका शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियों से रक्षा करना। दूसरा है, ये मेन ये द्रव स्तर को बनाए रखना, ये जरूरी भी है। यदि आपके शरीर में द्रव का स्तर बना नहीं रहता है, डिहाइड्रेशन के कारण आपके शरीर में द्रव पदार्थों की कमी हो जाती है।
और पाचन तंत्र में वर्षा को अवशोषित करना भी जरूरी है। वर्षा को अवशोषित नहीं करेगा तो आपके शरीर का मोटापा बढ़ जाता है, आप कारण होगा। और जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अपना उपयोग किया जाता है लसिका का। तो आज का टॉपिक अपना इतना ही रहेगा, जिसमें हमने सबसे पहले बात की किसकी? रक्त दाब की, जिसका मान होता है 120/80, जिसको स्पैग्नोमेनोमीटर द्वारा हम लोग मापते हैं। उसके बाद में रक्त वाहिकाओं की बात की। 2 रक्त वाहिकाएं होती है आपकी, एक तो धमनी और एक दूसरी शिरा। और उसके बाद हमने बात की प्लेटलेट, जो रक्त ठोस रूप कणिकाएं हैं आपकी, जो हमारे शरीर में थक्का बनकर किसी व्यक्ति की सुरक्षा करती है, रक्तस्राव को रोकती है। और उसके बाद हमने बात की लसिका की, जो रुधिर रस होता है जो केशिकाओं से छनकर थोड़ा बाहर आ जाता है, उसके क्या क्या कार्य है उनके बारे में हमने बात कर ली। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।